वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। रीड के यूनिट फर्स्ट का थर्ड टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिका। तो चलो देखिए आज बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिका के बारे में। जैसे कि ये सर्वसमिका, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिका टॉपिक में आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखो, 2x² + 6y + 3, 2x² + 6y + 3। इसमें पद कितने हैं? इसमें कितने पद हैं? देखिए 2x² + 6y + 3, इसमें पद कितने हैं? तो पद कितने हैं? तो 1 2 3। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? पदों की संख्या 3 हो जाएगी। घात कितनी है? ये 2 घात। मैक्सिमम घात देखो, मैक्सिमम घात क्या है? मैक्सिमम घात 2 है। तो घात क्या हो जाएगी? तो घात हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसमें इस सर्वसमिका में पदों की संख्या क्या है? तो पदों की संख्या 3 है। 1 2 3, 3 पद है तो 3 आ जाएगा। और घात कितनी है? तो घात 2 है तो 2 आ जाएगा। जिस तरह से जैसे ये देखो, यदि दिया हुआ हो 7x² + 6y, इस तरह से दिया है तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? इसमें पद कितने हैं? तो इसमें 2 पद है, 1 2। यहाँ पे पद कितने हैं? तो पद 2 है। पद कितने हैं? तो पद 2 हो जाएंगे। और घात कितनी है? तो घात, ये मैक्सिमम घात क्या है? मैक्सिमम घात 2 है तो ये घात 2 हो जाएगी। घात 2 हो जाएगी। अब देखो, अब यदि आपको दे रखा है जैसे 7x² - xy माइनस जैसे कुछ भी लिख लो, √y लिख लो, √y लिख लो, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? इसमें पदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे पद कितने हो जाएंगे? 1 2 3, 3 पद है, 1 2 3। यहाँ पे पद कितने हो जाएंगे? तो पद हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। पद कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार आप बताना, जैसे मैंने ये 3 एग्जाम्पल दे दिए। यहाँ पे पद कितने हैं? तो यहाँ पे पद 3 है। घात कितनी है? तो मैक्सिमम घात देखिए, तो मैक्सिमम घात कौन सी है? तो ये 2। अधिकतम घात कितनी है? तो 2 है तो ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे पद कितने हैं? तो 1 2 पद है। और मैक्सिमम घात कितने हैं? तो मैक्सिमम का घात 2 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे पद कितने हैं? तो यहाँ पे पद 1 2 3, 3 पद है तो पद 3 आ जाएंगे। घात कितनी है? तो मैक्सिमम घात देखिए, मैक्सिमम घात 2 है। अब आप इस एक सवाल को करिए, जैसे दे दिया, मैंने दे दिया 7x + 6xy, 7x + 6xy + 4y + 4। यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है? यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है? तो ये बताइए, 7x + 6xy + 4y + 4, यहाँ पे पद कितने हैं? तो यहाँ पे पद बताइए, ये पद कितने हैं? 1 2 3 4। तो पद कितने हैं? तो पद 4 आ जाएंगे। पद कितने हैं? तो पद 4 आ जाएंगे। और जैसे ये इस तरह से ये पद और घात कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। मैं आज ये बेसिक बता रहा हूँ, फिर हम डायरेक्टली सवाल करेंगे। और सवाल आज हम थोड़े छोटे सवाल करेंगे, कल इससे ऊपर के सवाल करेंगे। जो बड़े सवाल आते हैं उनको कैसे किया जाता है एग्जाम में, वो हम कल आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पद कैसे निकालते हैं और घात कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, चर किसे कहते हैं? चर संख्या कौन सी होती है? जैसे ये x है, xy है, y है, ये चर संख्या कहलाती है। अचर संख्या के कौन सी संख्या कहलाती है? जैसे अंकों की संख्या है वो 7 है, 6 है, 4 है, ये 4 है, ये अचर संख्या कहलाती है। तो चर संख्या किसे कहते हैं? जैसे चर संख्या को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल। चार संख्या क्या होती है? तो x, y और z। चार संख्या कौन सी है? x, y, z, क, ख, ग, ये सभी 4 संख्या है। क, ख, ग, x, y, z, ये सभी 4 संख्या है। अचर संख्या कौन सी होती है? अचर संख्या कौन सी होती है? अचर संख्या होती है जैसे अंकों की संख्या, जिसे हम स्थिरांक भी बोलते हैं। अचर संख्या या स्थिरांक बोलो, या फिर आप कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट, तो ये अचर संख्या जैसे 7 6 5 4 2
0, 1 ऐसे कुछ भी ये अंकों की संख्या है वो अचर संख्या कहलाती है। जो अंकों की संख्या है वो अचर संख्या कहलाती है। और चर संख्या कौन सी है? तो जो एक्स वाई जेड क ख ग ये अचर संख्या कहलाती है। और जैसे दे दिया रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो ये रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो रेखिक बहुपद देखो, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद जिसे लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन कैसे होती है? तो लीनियर इक्वेशन 7x + 3y, इसमें पद कितने भी हो लेकिन घात कितनी होती है? घात एक ही होती है। जैसे x की घात 1 है, y की घात 1 है, वैसे घात 1 होती है। वो कौन सा बहुपद कहलाता है? तो रेखिक बहुपद कहलाता है। जिसकी घात 1 होती है तो वो रेखिक बहुपद कहलाता है। इसमें पद कितने हैं? तो पद देखो, पदों की संख्या कितनी है? तो 1 2 पद है। और घात कितनी है? जैसे घात कितनी है? तो घात 1 है, घात 1। तो घात कितनी है? तो यहाँ पे चर के ऊपर 1 घात है तो 1 आ जाएगा। और पद कितने हैं? तो 2 पद है, 2 पद। तो रेखिक बहुपद में घात 1 होती है। रेखिक बहुपद में घात 1 होती है। जैसे द्विघात बहुपद होगा तो क्या होगा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कैसे होता है? तो इसका एग्जांपल, द्विघात बहुपद में घात 2 होती है। जैसे 7x² + 3y + 6 ऐसे कोई आपको एग्जाम्पल दे दिया। तो रेखिक बहुपद में तो घात 1 होती थी, द्विघात बहुपद में क्या हो जाएगी? घात 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है? तो पद कितने हैं? तो पद आ जाएंगे 1 2 3, तो पद 3 है। और घात कितनी है? तो घात मैक्सिमम घात देखो, मैक्सिमम घात 2 है तो ये 2 आ जाएगा। ये द्विघात बहुपद, ये द्विघात समीकरण है। और ये रेखिक समीकरण है। ये ऐसी समीकरण जिसकी घात 1 होती है रेखिक समीकरण कहलाती है, और जिसकी घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। और जैसे आप त्रिघात का देखो, त्रिघात क्या होता है? त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऐसे लिख लो, 7x³ + 6x² + 5x + 3 ऐसे कोई आपको समीकरण दे रखे। तो ये त्रिघात बहुपद क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? तो मैक्सिमम घात 3 है। तो यहाँ पे पद की संख्या कितनी हो जाएगी? आप पद बताइए और घात भी बताइए। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया पद कैसे निकालते हैं और घात कैसे निकालते हैं। तो इसमें पद कितने? 1 2 3 4, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी? पदों की संख्या 4 हो जाएगी। और घात कितनी है? तो अधिकतम घात 3 है तो 3 हो जाएगा। इस तरह से ये पद ऐसे निकालते हैं और घात ऐसे निकालते हैं। ये घात, अगर घात 1 हो तो रेखिक बहुपद, घात 2 हो तो द्विघात बहुपद, घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद। ये इस तरह से। यदि देखो, यदि आपको दे दिया जैसे 5x दे दिया और 7x दे दिया, तो ये सजातीय पद कहलाते हैं। इसमें जात समान होती है, जैसे यहाँ पे x है तो x यहाँ पे भी है। ये चर जिसे हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, तो ये वेरिएबल समान है। यहाँ पे x है तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे है तो x यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे जात समान है तो इसे सजातीय बोलते हैं। सजातीय पद बोलते हैं। तो ये 5x और ये 7x, तो ये सजातीय पद है। जैसे और देखो, यदि आपको दे दिया 15xy और इधर दे दिया जैसे -9xy ऐसे दे दिया, तो ये सजातीय पद है कि नहीं? आप देखिए, तो ये सजातीय है क्योंकि यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, तो ये सजातीय है xy। और आप देखिए, अब आप करिए, जैसे मैंने दे दिया इधर 5x दे दिया और इधर दे दिया 6y, ये सजातीय पद है या नहीं है? ये आप बताइए, ये सजातीय पद है या नहीं है? ये सजातीय पद है या नहीं है? तो ये सजातीय पद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x दे रखा है और यहाँ पे y दे रखा है, तो ये सजातीय पद नहीं होगा। और यहाँ पे सजातीय कैसे होगा? यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, तो ये सजातीय है। यहाँ पे xy है, यहाँ पे xy है, तो ये भी सजातीय हो गया। जबकि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो ये सजातीय नहीं है, तो ये सजातीय नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब अपन सवाल करते हैं। जैसे अब डायरेक्टली आप सवाल को देखिए,
निम्न में से एक पदीय व्यंजक है, एक पद वाला व्यंजक कौन सा है? एक पद वाला व्यंजक। तो यहाँ पे पदों की संख्या देखिए, यहाँ पे पद पूछा है, यहाँ पे पद पूछा है, तो पदों की संख्या आपको निकालनी है। जैसे मैंने आपको पद निकालना, मैंने आपको बताया था पद कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पे मैंने पद निकालना भी बताया था, घात निकालना भी बताया था। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली करिए, यहाँ पे पद, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? पदों की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पे पद कितने? 1 2, तो यहाँ पे 2 पद है। यहाँ पे पद कितने हैं? यहाँ पे सिर्फ एक ही पद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटू है और यहाँ पे प्लस। यदि प्लस और माइनस आ जाएगा तो पद बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे माइनस आ गया, तो 1 और 2, तो पद कितने हो जाएंगे? 2 पद हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में से एक पदीय व्यंजक है, तो एक पदीय व्यंजक कौन सा हो गया? तो ये एक पदीय व्यंजक हो गया, ये एक पदीय व्यंजक हो गया। जबकि यहाँ पे पदों की संख्या 3 हो जाएगी, यहाँ पे पदों की संख्या 2 हो जाएगी, यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है? 1 है, क्योंकि यहाँ पे इंटू है। यदि यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे भी प्लस होता और यहाँ पे भी प्लस होता, तो यहाँ पे 3 पद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटू है इसलिए 1 पद हो गया। यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे 2 पद हो गए। तो क्या आपको क्या समझ में आया? यदि बीच में प्लस और माइनस दे रखे होंगे तो पद बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ पे पद प्लस दे रखा है, तो 1 पद 2 पद 3 पद, तो 3 पद आ गए, यहाँ पे 2 पद आ गए और यहाँ पे भी 2 पद आ गए, तो ये आंसर आ गया, ये 1 पद। और पूछा भी था, एक पदीय व्यंजक पूछा था। अब नेक्स्ट देखिए, 5x 11x 3x² माइनस और 5xy माइनस 7x 9y में सजातीय पद है। सजातीय पद पूछा है, सजातीय पद कौन सा है? मतलब सजातीय, जात समान। मैंने पीछे आपको बताया था, तो जात समान होनी चाहिए। तो सजातीय पद कौन सा हो गया? यहाँ पे x है, यहाँ पे xy है, तो ये सजातीय नहीं हुआ। और यहाँ पे x² है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही दे रखा है, एक पद ही दे रखा है। यहाँ पे x है, x है, x है, तो ये सजातीय पद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जात समान है। यहाँ पे x है, चर वेरिएबल देखो, वेरिएबल देखो, चर देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे जात समान है और यहाँ पे जात अलग अलग है। यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे xy दे रखा है, यहाँ पे y दे रखा है, तो यहाँ पे जात अलग अलग है। यहाँ पे भी जात, यहाँ पे तो एक पद दे रखा है और यहाँ पे क्या है? x है, x है, x है, यहाँ पे जात समान है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जात अलग अलग है, यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे y दे रखा है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर कौन सा? ये। तो मैंने पहले आपको पद निकालना भी बताया था, घात निकालना भी बताया है और जात निकालना भी बताया, तो ये आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे देखो, तीसरा सवाल देखो, 7xy² का सजातीय पद है। इसमें सजातीय पद कौन सा है? सजातीय, इसमें जात समान होनी चाहिए। सजातीय पद कौन सा है? सजातीय। तो यहाँ पे xy² दे रखा है, xy² दे रखा है, तो यहाँ पे भी xy² होना चाहिए। तो xy² मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे x² है, जबकि यहाँ पे x दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे xy है और यहाँ पे xy² दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे xy है, ये भी नहीं होगा। दिया क्या है? xy² दिया है, xy² दिया है, 7xy²। तो ये जात समान, यहाँ पे xy² है तो xy² यहाँ पे भी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? व्यंजक 2x² + 3y - 8z - 1 में पदों की संख्या है। पदों की संख्या है, यहाँ पे पद कितने हैं? ये मैंने पद, तो पद निकालना मैंने पीछे बताया था। तो पद कितने हैं? 1 2 3 4, 4 पद है, तो ये 4 आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। तो यहाँ पे पूछा है पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या तो 4 हो गई। पदों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। और यदि घात कितनी है, तो घात पूछा होता तो क्या हो जाता? घात पूछा होता तो क्या हो जाता? यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात 2 है, तो घात 2 हो जाएगा। और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, तो 4 पद और घात 2, इस तरह से। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है बहुपद 7 + 5x - x⁵ प्लस 3x³ की घात है। यहाँ पे घात पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? हमें घात पूछा है। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? तो अधिकतम घात
यहाँ पे 5 है, सबसे ज़्यादा घात, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो अधिकतम घात क्या है 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे घात पूछा है तो घात तो 5 हो गए। यदि पद पूछा होता पद कितना है तो पद कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या 4 हो जाएगी। और घात कितनी हो जाएगी, घात 5, मैक्सिमम घात देखो 5, और पदों की संख्या पूछी होती तो क्या हो जाएगी 1 2 3 4, तो पदों की संख्या 4 है और घात 5 है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है केवल संख्या वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं। केवल संख्या वाले बहुपद को, केवल संख्या वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं, तो संख्या वाले बहुपद को तो अचर कहते हैं। मैंने पीछे आपको बताया था संख्या वाले बहुपद को अचर कहते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ चर, तो चर किसे कहते हैं, चर होता है एक्स वाई जेड, ऐसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी क ख ग, ऐसे कुछ भी आ सकता है, तो ये क्या कहलाता है, ये चर कहलाता है। अचर किसे कहते हैं, तो अचर संख्या वाले, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अचर संख्या कहलाती है, ये अचर संख्या कहलाती है। एक पद क्या होता है, तो एक पद क्या होता है, जैसे एक पद 7xy, ये एक पद है, ये एक पद है। और रेखिक पद क्या होता है, तो जिसकी घात 1 होती है वो रेखिक पद, तो जैसे एग्जांपल ले लो 7x + 3y, इसकी घात भी, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, मतलब घात 1 है, घात 1 है, तो ये रेखिक पद कहलाता है। तो हमें सवाल में क्या पूछा था, बहुपद संख्या वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं, संख्या वाले बहुपद को, तो ये संख्या वाला बहुपद को अचर कहते हैं, संख्या वाले बहुपद को अचर कहते हैं, और एक्स वाई जेड वाले को चर कहते हैं। इस तरह से आपको सवाल को करना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि 4x + 2 है, 4x + 2 है एक, 4x + 2 क्या है, 4x + 2 क्या है, तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है, तो एक घात वाला रेखिक बहुपद कहलाता है, ये रेखिक बहुपद कहलाता है। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। द्विघात बहुपद कैसा होता है, तो द्विघात बहुपद होता है जिसकी घात 2 हो, वो द्विघात बहुपद होता है। जैसे एग्जांपल देख लो 2x² + 3y + 2, ऐसा कुछ भी समीकरण ले ली मैंने, तो ये घात 2 दे रखी है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। और त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद। जैसे मैं कुछ समीकरण लिख लेता हूँ, जैसे आपको जल्दी से समझ में आ जाए, जैसे 3x³ + 4xy + 5x + 6, ऐसे ये समीकरण लिख ली। तो यहाँ पे घात 3 है, घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, यहाँ पे घात 2 है तो द्विघात बहुपद, यहाँ पे घात 1 है तो रेखिक बहुपद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद, ये रेखिक बहुपद, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, घात 1 के बहुपद को कहते हैं, घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे घात 1 है तो रेखिक बहुपद, और यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, जस्ट उल्टा, घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, के बहुपद को कहते हैं तो रेखिक बहुपद कहते हैं। घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद। घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद। तो इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है, तो ये तो द्विघात बहुपद, ये तो बहुपद है, और ये बहुपद है क्या, हाँ ये भी बहुपद है, ये उल्टा दे रखा है लेकिन ये त्रिघात बहुपद है, और ये भी बहुपद है। जैसे एक संख्या होती है तो रेखिक बहुपद, और 2 या 2 से अधिक संख्या होती है जैसे घात में, तो ये क्या है, बहुपद कहलाते हैं। तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसकी पावर 3/4 है, इसकी पावर x की पावर 3/4 है, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, जबकि ये गलत है, ये गलत है, बहुपद नहीं है। ये क्या या नहीं है पूछ रहा है, ये नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4, इसका ये डी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आप पूछ रहे सवाल, एक अचर बहुपद की घात होती है, एक अचर बहुपद की घात कितनी होती है, अचर बहुपद तो 0 घात होती है, क्यों, क्योंकि अचर बहुपद को हम क्या लिखते हैं, जैसे संख्या वाली, जैसे संख्या अंक जैसे 0 लिख लिया, 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये अचर संख्या है,
ये क्या है, ये अचर संख्या है, अचर संख्या है। तो अचर संख्या के बहुपद की घात होती है, इसकी घात क्या होती है, तो इसकी घात 0 होती है, इसकी घात 0 होती है। जैसे मैंने लिख लूँ 5 की पावर 0, तो इसका मान क्या होता है, 5 की पावर 0 का मान क्या होता है, तो 5 की पावर 0 का मान 5 होता है। जैसे लिख लूँ 4 की पावर 0, तो 4 की पावर 0 का मान क्या होता है, 4 होता है। जैसे मैंने लिख लिया 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 का मान क्या होता है, 3 होता है। और जैसे ये पावर, तो ये चर पे पावर लग रही है, यहाँ पे समीकरण होती है ना, हम सर्वसमीकरण का टॉपिक लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे पावर होती है। जबकि यहाँ पे पूछ रहा है अचर बहुपद की घात होती है, तो अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। क्यों, यदि दे दिया, जैसे मैंने ये समीकरण उठा ली, ये समीकरण उठा ली, जैसे ये ए की उठा ली, 5x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 3। यहाँ पे अचर संख्या कौन सी है, अचर संख्या 5 है, 6 है, 3 है, 5 6 3, ये कौन सी अचर संख्या है। चर संख्या कौन सी है, 1 से वो चर संख्या है। तो यहाँ पे अचर संख्या पे घात कितनी है, यहाँ पे घात 0 है, ये दर्शाई नहीं जाती, लेकिन ये घात 0 है। तो घात 0 पे वही संख्या होती है 5, 5 को 5 की पावर 0 भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एक अचर बहुपद की घात होती है, तो घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, बीजीय व्यंजक 2x² y प्लस 3y 3x प्लस y की घात है। ये आपको सवाल दे रखा है कि इसकी घात पूछिए, घात क्या है, तो इसकी घात क्या है, तो इसकी घात 3 है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा, तो क्यों 3 हो जाएगा, तो ये देखिए, ये 2x² y ये दे रखा है, ये ऐसा दे रखा है ना, तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, ये 2 है और यहाँ पे एक घात है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 2x² y की पावर 1, तो ये घात, अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये 3 आंसर हो जाएगी। क्यों, 2x² y प्लस 3x प्लस y की घात है, तो ये अधिकतम घात कितने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 और 1 3, तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। बीजीय व्यंजक 5a² b² c प्लस 4a² bc² प्लस 3 की घात है। यहाँ पे घात कितनी है, यहाँ पे घात 2 2 4 5, यहाँ पे 2 3 4 5, तो अधिकतम घात कितनी है, 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका आंसर आ जाएगा। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मोबाइल की बैटरी थोड़ी ख़त्म हो रही है। बीजीय व्यंजक 5a² b² c प्लस 4a² bc² प्लस 3 की घात है, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 5 है, 2 2 4 और 1 5, तो अधिकतम घात 5 है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है सवाल, -31/7 xyz में xyz का गुणांक है, xyz का गुणांक है, xyz का गुणांक कितना है, तो -31/7, -31/7 ये रहा, तो ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो -31/7 ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, 4x माइनस y का गुणनफल होगा, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, ये इसको अंदर गुणा करवा लो, इसको अंदर गुणा करवा लो, तो 4x² माइनस 4xy, ये उसका आंसर हो जाएगा। ये कहा है 4x² माइनस 4xy, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 14वां का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4x का अंदर गुणा करवा लो तो 4x² हो जाएगा, और 4x का -y से गुणा करवा लो तो -4xy हो जाएगा। और यदि इसमें घात पूछी होती तो घात कितनी है, तो अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात 2 है। पद पूछा होता तो पद कितने हैं, तो पद 1 2 पद है, तो पद पूछा होता है पद 2 है, घात पूछी होती है घात 2 है, और गुणनफल पूछा है तो गुणनफल ये रहा, तो ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 7xy प्लस 2xy माइनस 6xy का सरल रूप होगा। इसका सरल रूप क्या है, इसका सरल रूप क्या है, तो यहाँ पे xy यहाँ पे भी है, xy यहाँ पे भी, xy यहाँ पे भी है, तो मैं इन सबको जोड़ दूँ। 7 और 2 कितने होते हैं, 7 और 2 9 होते हैं, 9 में से 6 गए कितने रहे, 9 में से 6 गए तो 3 रहे, तो 3xy ये आंसर रहेगा। जैसे मैं आपको बता लेता हूँ, 7xy प्लस 2xy माइनस 6xy ये दे रखा है। 7 और 2 कितने होते हैं, 7 और 2 9xy होता है, 9xy माइनस 6xy, 9 में से 6 गए कितने रहे, 3xy रहे, 3xy रहे, तो ये इसका आंसर रहेगा 3xy। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है
नेक्स्ट सवाल, बी में से सी घटाने पर प्राप्त होगा। बी में सी घटाने पर क्या प्राप्त होगा? बी में से सी घटाने पर क्या प्राप्त होगा? जैसे बी में से सी घटाने पर बी माइनस सी प्राप्त होगा, बी माइनस सी प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी माइनस सी। तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको दिया हुआ होता, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बी में से माइनस सी घटाने पर, ये दे रखा है बी में से सी घटाने पर, तो ये प्राप्त होगा। बी में से माइनस सी घटाने पर क्या प्राप्त होगा? बी में से माइनस सी घटाना है, तो बी में से माइनस सी घटाने पर, तो घटाना है तो ये माइनस हो जाएगा, और क्या घटाना है? माइनस सी घटाना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी प्लस सी। बी प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है बी में से सी घटाने पर प्राप्त होगा, तो बी में से सी घटाने पर बी माइनस सी प्राप्त होगा, और बी में से माइनस सी घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो बी में से ये घटाना है तो माइनस का चिन्ह, यहाँ पे बी में से तो बी लगा लिया, और घटाना है तो माइनस लगा लिया। क्या घटाना है? सी घटाना है, सी लगा लिया। यहाँ पे बी लगा लो, और ये घटाना है तो माइनस लगा लो, और माइनस सी घटाना है तो कोष्टक में माइनस सी लगा लो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि दे रखा होता, यदि ऐसे दे रखा होता, जैसे माइनस बी में से माइनस सी घटाने पर, माइनस बी में से माइनस सी घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो माइनस बी में से घटाना है तो माइनस लगा लो। क्या घटाना है? माइनस सी घटाना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस सी, तो उसका आंसर माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? 4a माइनस 2b माइनस 6a माइनस 4b का मान होगा। इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा, जैसे 4a यहाँ पे है और यहाँ पे 6 है, तो 4a में से 6a घटा दिए तो कितने हो जाएगा? माइनस 2a हो जाएगा। तो माइनस 2a कहाँ दे रखा है? तो यहाँ पे प्लस 2 है, तो यहाँ पे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। -2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर लिया। मैं इसको पूरा क्यों सॉल्व करूँ? ये सीधा मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट देखो, ये ए दे रखा है, यहाँ पे भी ए दे रखा है, तो ये ए और ये ए दे रखा है, तो आप सीधे यहाँ पे देखो, तो एक ही यहाँ पे 4 ए दे रखा है, यहाँ पे -6 दे रखा है, तो 4 ए में से -6 घटाने पर -2 है, तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे +2 दे रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो -2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो सीधे यही आंसर लगा लो ना आप, इतना पूरा चेक करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ये यहाँ पे -2 निकल गया, तो -2 यही आंसर होगा, ये तो हो गया नहीं। यदि आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, जैसे 4a - 2b और माइनस कोष्टक में दे रखा 6a - 4b। यदि आप ऐसे पूरा करोगे तो आपका समय वेस्ट होगा, इसलिए आप डायरेक्टली इस तरह से करो। हम कल बड़े बड़े सवाल लेके आएंगे, तो उसमें भी मैं यही सिखाऊंगा कि आप डायरेक्ट किसी एक अंक को देखो और सीधा आंसर ढूंढ लो, ऐसा मैं कल बताऊंगा। जैसे 4a दे रखा है और -2a, तो 4a - 2b, ये माइनस का अंदर गुणा करवा लो, तो -6a हो जाएगा, ये माइनस प्लस 4ab हो जाएगा। तो ये 4a में से -6a घटा लिया तो कितना बचा? -2a बचा, और ये -2b में से 2b घटा लिया तो +2b बचा, तो ये -2b, ये प्लस का 2b और माइनस का 2a, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये उल्टा सीधा लिखो, बात तो एक ही है, यहाँ पे 2b - 2a लिख लो, ये दोनों एक ही बात है, तो यही आंसर हो जाएगा। 2b - 2a ये दिख रहा है, तो ये आंसर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है। तो ये इतना पूरा करने की क्या आवश्यकता है? तो ये तो आप यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे ए यहाँ पे दे रखा है, ए यहाँ पे दे रखा है, और ये ही चेक लो कर लो। 4a में से -6a गया तो -2a बचा, तो डायरेक्ट आंसर लगा लो ना। तो इस तरह से आप करोगे सवाल। तो कल हम बड़े बड़े सवाल लेके आए रहे, उसमें भी मैं यही बताऊंगा, किसी एक अंक को देखो, किसी एक अंक को, या तो चर को देखो या फिर अचर को देखो, और डायरेक्ट एक को देखो और आंसर लगा लो। तो कल मैं बड़े बड़े सवाल लेके आऊँगा, तो उसमें मैं आपको यही बताऊँगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? 7m - 3 में m+1 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। m+1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो m+1 जोड़ना है, तो 7m और m
तो ये कितना हो जाएगा 8m हो जाएगा। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8m कहाँ है, तो 8m यहाँ है और 8m यहाँ है, तो ये दो तो हो गए नहीं, तो ये आप डायरेक्ट कैंसिल करो, इन दोनों में से ही होगा। अब यहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3 और +2। -3 और +2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो -2, तो -2 यहाँ पे ही है, तो यही आंसर हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। तो ये आप डायरेक्टली कर लो बिना पेन लगाए, नहीं तो आप पेन लगा के ऐसे करते रहो तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा। तो इससे अच्छा है आप यहाँ पे ही कर लो। 7m और 1m तो 8m होता है, तो ये दो तो कैंसिल हो गए, तो 50% तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देख लो, तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह, बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। जैसे 7m -3 और जोड़ना है तो +m +1, तो 7 और 1m क्या हो जाएगा, 7m और 1m 8m, और -3 और +1 तो -2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, x² + 2x + 7 में x = -2 का मान होगा, x = -2, तो यहाँ पे -2 रखो, यहाँ पे x की जगह -2 रखो तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 और 2 का वर्ग करने पर 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 और यहाँ पे भी 4 और 4 ये 4 हो जाएगा। जैसे हम करके ही देख लेते हैं, x² + 2x x² + 2x + 7, तो ये दे रखा है, तो ये x², तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 -2 + 7, 4 + 7, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, उत्तर 7 आंसर, ये 7 आंसर। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी ये इतना नहीं करो तो भी ये यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और -2 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, -4 प्राप्त होगा, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचा, तो ये 7 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं करो, तो आप डायरेक्टली ऐसे x का मान सीधा आप इसमें पुट कर लो तो भी आप आंसर निकाल लोगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और ये -2 और 2 का गुणा करने पर -4 होता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 आंसर इस तरह से। अब यहाँ पे दे रखा है -7/9 XYZ में XY का गुणांक है, XZ का गुणांक है, XZ का गुणांक है, तो XZ, तो आप ये मत कर लेना कि -7/9 ये मत कर लेना, क्योंकि आप इसका गुणांक, ये आप ध्यान से इस प्रश्न को देखना, यहाँ पे पूछा है YZ का गुणांक है, तो ये YZ, तो इसका गुणांक तो ये रहा -7/9 -7/9x, तो -7/9x का दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये C, इसका आंसर ये रहा, तो इसका आंसर ये रहा। तो आप ध्यान से देखो, तो यदि पूछा होता कि ये प्रश्न दे रखा है -7/9 XYZ में XYZ का गुणांक क्या है, XYZ का गुणांक क्या है, ये पूछा होता तो उसका आंसर क्या हो जाता, -7/9 आ जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, YZ का गुणांक क्या है, एग्जामिनर ने आपको घुमाने की कोशिश करी है, ये भी, तो ये आप क्या करोगे, XZ का गुणांक क्या है, तो ये YZ का गुणांक क्या है, तो ये -7/9x, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश कर सकता है, तो आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, XY ZX का गुणनफल है, तो इसका गुणा करवाओ, तो उसका गुणा करवाओ, तो ये x यहाँ पे दिख रहा है, x यहाँ पे दिख रहा है, तो x और x² हो जाएगा, तो मुझे x² कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे मुझे x² दिख रहा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बाकी ये 3 तो नहीं हो गए, मैंने डायरेक्ट प्रश्नों को पढ़ा और डायरेक्ट उत्तर निकाल लिया, तो आप डायरेक्टली इस तरह से करो, नहीं तो आप गुणा करवाते रह जाओगे और दूसरे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। तो आप सीधा देखो, x का x से गुणा करवाओ, x² आ जाएगा, y का y से गुणा करवाओ तो y² आ जाएगा, z से z का गुणा करवाओ तो z² आ जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, का गुणनफल होगा, तो x² y² z², ये उसका गुणनफल हो जाएगा। यदि पूछा होता कि यही सवाल दे रखा होता और इसमें पदों की संख्या कितनी है,
पदों की संख्या कितनी है और घात कितनी है, यह पूछा होता तो उसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर आप बताओ। पद कितने हैं तो यहाँ पे पद तो एक ही बना, तो पदों की संख्या एक हो जाएगी। घात कितनी है तो घात देखो 2 2 4 5 6, तो घात कितनी है तो घात 6 हो जाएगी। 2 2 4 5 6, घात 6 है तो घात 6 हो जाएगी। और पद कितने हैं तो पद 1 हो जाएंगे। तो आज हमने छोटे छोटे बेसिक हमने क्लियर कर लिए कि आप पद कैसे निकालोगे, घात कैसे निकालोगे, सजातीय पद क्या होता है, रेखिक समीकरण क्या होती है, और एक घात समीकरण क्या होती है, बहुघात क्या होती है, और द्विघात क्या होती है, त्रिघात, और सजातीय पद क्या होता है, इसके बारे में हमने आज सभी पढ़ लिया है। और कल हम क्या है कि इससे बड़े बड़े सवाल लेके आएंगे, बड़ी बड़ी समीकरण लेके आएंगे, उनको सीधे आप लॉजिक से कैसे कराओगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे मैंने ये बताया है कि जैसे 4a का डायरेक्ट आप देखो और सीधा आंसर लगा लो। तो इस तरह से हम कल बड़ी बड़ी समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम बताएंगे। तो आप रेगुलर रूप से क्लास को देखते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की क्लास इतने तक ही, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।